गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आवाज़ क्लियर है। अभी आप लोगों का चैट आना शुरू नहीं हुआ है, चैट आएगा तो चैट देख लेंगे। बट आई होप कि आवाज़ हमारी क्लियर है। और सेशन कल नहीं हुआ था क्योंकि कल कुछ इस तरह की स्थिति बन गई थी कि मैं क्लास नहीं ले पाया। तो आज से फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं और एक तरह से हम लोग सेकेंड हाफ में आ ही गए हैं। आज और कल मिला करके हम लोग सारे थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को कर लेंगे। और उसके बाद अगले हफ्ते में हमें 3 क्लासेस की ज़रूरत पड़ेंगी अलग अलग डिजास्टर के केस स्टडी को देखने के लिए। क्योंकि ऑन एन एवरेज हमें 8 केस स्टडी करने हैं। और ये 8 केस स्टडी में 3 से ज़्यादा क्लासेस लगती नहीं हैं। बेसिकली क्या है, चलिए अब मैसेज आ गया आप लोगों का। तो गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को। और अब हम लोग क्लास शुरू कर लेते हैं। मेरी आवाज़ अच्छी है सारे लोगों के लिए? ऑडियो क्लियर है आप लोगों को? तो स्टार्ट करते हुए मैं ये कह रहा था कि आज और कल के सेशन में हम लोग पूरे के पूरे थियोरेटिकल और एक्शन फ्रेमवर्क को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे कि जिसको आप किसी भी डिजास्टर के केस में अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद डिजास्टर का हमारा केस स्टडी आ जाता है कि इंडिया में उस डिजास्टर को लेकर के रिस्क की स्थिति क्या है, इंडिया में उस डिजास्टर की बड़ी घटनाएं पीछे क्या क्या रही हैं, और इंडिया में उसको लेकर के दिशा निर्देश क्या हैं। तो उनको हम अगले हफ्ते के 3 सेशन में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेशन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह से हम लोग डिज़ास्टर मैनेजमेंट के छोटे से एरिया को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो आप लोगों के हाथ में अपडेट होता रहेगा। और टाइम टू टाइम अगर पॉसिबल हुआ, उस तरह की प्लानिंग बनती है, तो मेंस के पहले कुछ अपडेट की क्लासेस मैं भी ले लूँगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर हफ्ते हर स्टूडेंट को 2 घंटे, हफ्ते में 2 घंटे, दिन में नहीं, हफ्ते में 2 घंटे आपको ज़रूर से निकालना चाहिए। और वो इसलिए कि हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट, इन तीनों चीज़ों को अपडेट कर लेना है। और अपडेट करने में थोड़ा सा 2 घंटा का टाइम भी हम दे देंगे तो हम दूसरों की तुलना में हमेशा 2 स्टेप आगे रहेंगे। आप पूछेंगे कि कौन सा न्यूज़पेपर? जो भी न्यूज़पेपर जो कि आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं। क्योंकि जितनी बड़ी घटनाएं होती हैं, चाहे इन्वायरमेंट को लेके हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के हो या डिजास्टर को लेकर के हो, जितनी बड़ी घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी बड़ी घटनाएं हर एक न्यूज़पेपर में कवर होती हैं। और अगर कोई ऐसी ही चीज़ हो गई जो बहुत छोटी सी है, किसी न्यूज़पेपर जिसको कि आप फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो भी कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। यहाँ पे दिक्कत की बात इसलिए नहीं है यहाँ पे, बिकॉज ये वाले पार्ट आप मंथली मैगजीन में कर लेंगे। तो मंथली मैगजीन आप देखते रहेंगे, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस टेक और हमारे एनवायरनमेंट को अपडेट करने के लिए ये रास्ता अपनाएंगे। नंबर 2, आप सब लोगों को पहले भी मैंने कहा है कि कि विज्ञान प्रगति आपके साथ जरूर होना चाहिए हर महीने, क्योंकि उसमें बहुत कुछ काम की चीज़ें आती हैं विज्ञान प्रगति में। तो वो भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है? तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आप लोग कह रहे हैं, चलिए मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ हमारे टेक्निकल टीम को, वो वॉल्यूम को ठीक कर देंगे। वॉइस कम है, वो एकदम ठीक हो जाएगा। योजना कुरुक्षेत्र को पढ़ना, योजना को पढ़ना जरूरी है, लेकिन वो मेनली आपके इंडियन इकोनॉमी, सोसाइटी और इन चीज़ों को योजना हमारा कवर करेगा, ना कि साइंस टेक को। साइंस टेक कभी कभी कुछ छोटी मोटी चीज़ें आ जाती हैं योजना में। विज्ञान प्रगति डायरेक्टली आपको डिजास्टर, एनवायरमेंट और टेक, तीनों में आपको हेल्प करने जा रहा है। ठीक है? तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं NPDM। आज का पहला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति। नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। ये जो हमारी पॉलिसी है, जो राष्ट्रीय नीति है,
ये 2009 में जारी हुई और 2016 में राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण योजना के अनुरूप ये मॉडिफाई भी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो क्या है कि 2009 में जारी हुई है और इसमें कुछ छोटे परिवर्तन, बहुत बड़े परिवर्तन नहीं, इसमें कुछ छोटे परिवर्तन किए गए 2016 में, क्योंकि 2016 में राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण योजना हमारे देश में बनाई गई है और जारी की गई है। तो उस योजना को देखते हुए हमारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की नीति में कुछ परिवर्तनों की जरूरत थी। परिवर्तनों की जरूरत थोड़ी इसलिए भी पड़ी क्योंकि 2015 में सेंदाई का फ्रेमवर्क लागू हुआ और सेंदाई का फ्रेमवर्क जो है सो पूरी दुनिया में ग्लोबल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के डायरेक्शन में सबसे बड़ा फ्रेमवर्क है। ये यूनाइटेड नेशन के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर के जो कॉन्फ्रेंस होती है उस कॉन्फ्रेंस का आउटकम है। 2005 में ये 2015 में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, मार्च 2015 में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाया गया। सेंदाई फ्रेमवर्क के पहले जो डिजास्टर को लेकर के जो एक ग्लोबल फ्रेमवर्क था उस फ्रेमवर्क को हम ह्योगो फ्रेमवर्क कहते हैं। ह्योगो भी जापान में है और चूंकि ह्योगो के सम्मेलन से वो फ्रेमवर्क उत्पन्न हुआ था तो उसको हम ह्योगो फ्रेमवर्क कहते हैं। ह्योगो जो हमारा फ्रेमवर्क है वो 2005 से 2005 से 2015 तक लागू हुआ और 2015 के बाद एक नई व्यवस्था लाई गई और वो सम्मेलन भी जापान में ही बुलाया गया और वो संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन के तत्वावधान में ही ये दोनों सम्मेलन बुलाए गए थे। 2005 का ह्योगो वाला सम्मेलन और 2015 का सेंदाई वाला सम्मेलन। तो चूंकि सेंदाई सम्मेलन में कई सारी नई चीज़ें जुड़ती हैं हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट के पूरे प्रक्रिया में, तो उसकी वजह से भी इसमें हमें चेंज करना पड़ा। तो इसी वजह से 2016 में हमारी राष्ट्रीय डिजास्टर मैनेजमेंट की जो नीति थी वो भी चेंज हुई है। कई लोग अभी गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और वॉइस तो अब ठीक हो गई है, ठीक है। मैंने भी माइक कर लिया है और टीम ने भी ऑडियो को बढ़ा दिया है, क्योंकि इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वॉइस डिस्टॉर्ट हो जाएगी, तो फिर किसी को भी समझ में आएगा नहीं, है ना। आप एक बार ऑडियो ऑडियो तो एकदम रेड में है। हाँ, ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि ऑडियो क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया। अब तीसरा हमारा जो पॉइंट है कि 2015 के सेंदाई फ्रेमवर्क के अनुरूप भी परिवर्तन इसमें हुए हैं। तो 2 बार इसमें परिवर्तन हो चुके हैं, नहीं 2 बार नहीं, परिवर्तन तो 2016 में ही हुआ, लेकिन परिवर्तन के ये 2 कारण थे। पहला कि आपदा नियंत्रण योजना जो हमारे देश में बनी है, तो आपदा नियंत्रण योजना के अनुरूप इसमें परिवर्तन किए गए और सेंदाई के फ्रेमवर्क के अनुरूप इसमें परिवर्तन किए गए। अब हम आ जाते हैं राष्ट्रीय नीति के ऊपर कि ये जो राष्ट्रीय नीति है हमारी वह आपदा प्रबंधन को लेकर के, इसमें मेन प्रावधान क्या है। तो जो सबसे मेन चीज है हमारी आपदा प्रबंधन की नीति को लेकर के वो ये है कि ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का मतलब ये होता है यहाँ पर कि ये आपदा प्रबंधन के सभी आयामों को टच करता है और आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए सभी एजेंसियों को, सभी हितधारकों को, मतलब जितने हमारे स्टेक होल्डर हैं उन सबों को यहाँ पर वो शामिल करता है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि अब आपदा प्रबंधन का मामला जो है तो सिर्फ कह लीजिए कि एनडीएमए और एसडीएमए और डीडीएमए के हाथ में नहीं है,
बल्कि आपदा प्रबंधन के मामलों में अलग अलग जितने भी भागीदार हैं उन सबों को एक साथ जोड़ने का प्रयास करती है ये हमारी राष्ट्रीय नीति। एग्जाम्पल के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो आप बाढ़ के फील्ड में, फ्लड के फील्ड में अच्छा काम कर ही नहीं पाइएगा अगर आप कृषि मंत्रालय को और जो जल शक्ति मंत्रालय है उनको नहीं जोड़िएगा, क्योंकि फ्लड का एक बहुत बड़ा परिणाम हमारे कृषि क्षेत्र पर पड़ता है। तो आप कृषि मंत्रालय को जोड़े बगैर अगर आप सोचिएगा कि एनडीएमए के हेल्प से फ्लड के सभी आयामों को हम एड्रेस कर लेंगे तो ये इम्पॉसिबल वाली बात हो जाएगी। इसी तरह से जल शक्ति मंत्रालय को आप नहीं जोड़ेंगे तो फ्लड की समस्या का एक टिकाऊ समाधान आपको कभी नहीं मिलेगा। भूकंपों की बात कर लेते हैं, तो भूकंपों की बात अगर हम करें तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ जियो साइंसेज है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जिसको हम बोलते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के इन्वॉल्वमेंट के बगैर भूकंपों को आप बेहतर न तो समझ पाएंगे और ना भूकंपों के खतरों का उस तरह का वैज्ञानिक अनुमान लगा पाएंगे जो कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के इनपुट से हो सकता है। हमने एक पिछली क्लास में भी बात की थी कि बड़े वायु दुर्घटनाओं की स्थिति में हम नागरिक उड्डयन मंत्रालय को नोडल मिनिस्ट्री का दर्जा देकर के हमने रखा है। इसी तरह से रेलवे दुर्घटनाओं की स्थिति में रेल मंत्रालय को नोडल मिनिस्ट्री का दर्जा हमने देकर के रखा है। परमाणु ऊर्जा विभाग को हमने परमाणु, किसी भी तरह के परमाणु एक्सीडेंट की स्थिति में उसको नोडल विभाग बना के रखा है। इन अदर वर्ड्स इन मंत्रालयों को भी अब जोड़ लिया गया। पहले ये मॉडल था 2005 के बाद अगर हम बात करें तो पहले हमारा ये मॉडल चलता था कि हमारा गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है एजेंसियां काम कर रही हैं और हमारा जो एनडीएमए है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो एनडीएमए सारी चीज़ों का समन्वयन कर रहा है। लेकिन अब इसको एक बहुहितधारक मॉडल बनाया गया है। बहुहितधारक मॉडल के अलावा अलग अलग मंत्रालयों को ये कहा गया है कि आप अपने मंत्रालय के तमाम प्रोजेक्ट और तमाम कार्यक्रमों में हमेशा इस चीज का आकलन करें कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो वो कौन सा नेचुरल डिजास्टर होगा जो आपके प्रोजेक्ट को प्रभावित कर सकता है और उसके प्रभावित करने की संभावना कितनी है और कैसे हम उसके प्रभाव को कम से कम कर सकें, इसको आप जरूर से शामिल करिएगा। और इस तरह के प्रोजेक्टों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता इन द सेंस दैट केंद्र सरकार उन प्रोजेक्टों को लागू करने को ज़्यादा वित्तीय सहायता देगी और उसको प्रोजेक्ट को एक्सेलरेट करेगी। इसी तरह से एजेंसियों को के अलावा स्थानीय समुदाय के स्तर पर और हर स्तर पर कैसे प्रयास किए जाएं उसकी भी बात करता है हमारी ये राष्ट्रीय नीति। तो अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि राष्ट्रीय नीति के जो कुछ हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको हम लोग यहाँ पर अब जरा लिख लेते हैं, ठीक है। और उनको लिख करके फिर हम लोग क्विकली इन चीज़ों को लिखेंगे भी ऐसे कि आप लोग समझते चले जाएंगे और फिर भी एक क्विक डिस्कशन के बाद हम लोग अगले टॉपिक पर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम आ जाते हैं एनपीडीएम, नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के मुख्य प्रावधान। ये मैं बोल रहा हूं तो आप मेरे साथ ही आप लोग लिख लेंगे तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिखना प्लीज शुरू कीजिए। सबसे पहला पॉइंट है एक समग्र अप्रोच, एक समग्र अप्रोच जिसमें बचाव, आपदा पूर्व तैयारी, एक समग्र अप्रोच जिसमें बचाव, आपदा पूर्व तैयारी और आपदा शमन को प्राथमिकता दी गई है और आपदा शमन को प्राथमिकता दी गई है। नंबर 2, केंद्र एवं राज्य सरकारों, नंबर 2,
केंद्र एवं राज्य सरकारों के मंत्रालयों एवं विभागों को अपने कार्यक्रमों से जुड़े आपदा जोखिम के अपने कार्यक्रमों से जुड़े आपदा जोखिम के स्तर को कम करने के लिए कहा गया है। आपदा जोखिम के स्तरों को कम करने के लिए कहा गया है और इसके लिए वित्तीय व्यवस्था और इसके लिए वित्तीय व्यवस्था भी तैयार रखने का निर्देश वित्तीय व्यवस्था तैयार रखने का निर्देश दिया गया है। देखो, इंग्लिश में ये पूरा का पूरा पॉइंट दोबारा डिक्टेट करने से अच्छा है कि क्लास के बाद आज आपको इंग्लिश और हिंदी का नोट्स मिल ही रहा है, तो वहां से आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि एक ही चीज को अगर मैं इंग्लिश में डिक्टेट करूं, हिंदी में डिक्टेट करूं, तो पूरे क्लास में आधा काम होगा। तो अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं और इनके की पॉइंट को अगर इंग्लिश में लिख पा रहे हैं, तो उतना अभी के लिए काफ़ी होगा। और जो नोट्स आज मिलेगा तो उसमें ये सारे पॉइंट प्रॉपरली मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है तन्मय? तन्मय का मैसेज था। अगला लिखिएगा। ऐसे कार्यक्रमों और प्रोजेक्टों को ऐसे कार्यक्रमों और प्रोजेक्टों को प्राथमिकता दी जाएगी ऐसे कार्यक्रमों और प्रोजेक्टों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनको आपदा जोखिम को ध्यान में रखते हुए आपदा जोखिम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। आपदा जोखिम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। अगला लिखिएगा। आपदा प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन के लिए हर स्तर पर हर स्तर पर क्षमता निर्माण हर स्तर पर क्षमता निर्माण और प्रणालीगत अप्रोच को बढ़ावा देने पर बल प्रणालीगत अप्रोच को बढ़ावा देने पर बल। अगला, जिला स्तर और स्थानीय स्तर पर जिला स्तर और स्थानीय स्तर पर जिन आपदाओं का जोखिम अधिक है जिन आपदाओं का जोखिम अधिक है उनके प्रबंधन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और प्रक्रिया की स्थापना स्पष्ट दिशा निर्देश और प्रक्रिया की स्थापना।
नेक्स्ट, आपदा प्रभाव को कम करने के लिए, आपदा प्रभाव को कम करने के लिए सुरक्षित आधारभूत संरचना, आपदा प्रभाव को कम करने के लिए सुरक्षित आधारभूत संरचना के विकास पर बल, सुरक्षित आधारभूत संरचना के विकास पर बल। और लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, स्थानीय समुदाय के क्षमता विकास और भागीदारी को, स्थानीय समुदाय के क्षमता विकास और भागीदारी को सुनिश्चित करना, क्षमता विकास और भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो अब एक बार इसको समझ लेते हैं 5 मिनट में। सबसे पहली बात जो आपने लिखी है, अब जरा अपने नोटबुक पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो आपने ये लिखी है कि ये एक होलिस्टिक पॉलिसी है, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है जिसमें बहुत चीज़ों का समावेश किया गया है। लेकिन ये समावेश करते हुए हमने कोशिश ये की है कि किसी भी डिज़ास्टर को लेकर के कैपेसिटी को डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि हम डिज़ास्टर के प्रति किस तरह से तैयार हैं। और अगर हम कैपेसिटी डेवलप करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा जोखिम, हमारा रिस्क कम होता है। अगर हमारी कैपेसिटी बढ़ती है तो हमारी वल्नरेबिलिटी उतनी ही कम होती है, और जैसे जैसे हमारी वल्नरेबिलिटी कम होगी हमारी कैपेसिटी बिल्ड होती चली जाएगी और कुल जोखिम हमारा कम होता चला जाएगा। फिर ये कहा गया कि खतरों की घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन अगर उसके प्रभावों का समन कर लिया जाए तो कभी भी वो आपदा का रूप नहीं लेगी। तो वो हो गई बात। दूसरी बात ये कही गई कि जितने मिनिस्ट्री हैं और मिनिस्ट्री और विभाग जो अपने अपने कार्यक्रम और प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उन प्रोजेक्टों में वो डिजास्टर के एंगल को सोच के चले कि इन प्रोजेक्टों के संचालन में क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि कोई डिजास्टर उनको डिस्टर्ब कर सकता है या वो डिजास्टर उस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर ऐसा है तो आप उसकी प्लानिंग, उसकी तैयारी और उसके समन का मतलब मिटिगेशन, कि उसको कैसे कम किया जाए प्रभावों को, उसकी तैयारी आप रखिए। और उस तैयारी के लिए जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए उन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी आप तैयार रखें। फिर ये कहा गया कि ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें आपदा प्रबंधन के लिए अलग से वित्तीय और तकनीकी व्यवस्था है, उन प्रोजेक्टों को प्राथमिकता दी जाएगी, चाहे वो किसी भी मंत्रालय की तरफ से वो प्रोजेक्ट लाए जा रहे हों, तो उन प्रोजेक्टों को प्राथमिकता दी जाएगी। फिर यह कहा गया कि हर स्तर पर एक संगठनात्मक, एक प्रक्रियात्मक अप्रोच को अपनाना जरूरी है, एक प्रणाली को अपनाना जरूरी है, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में ये एकदम से स्पष्ट हो कि अब क्या करना है, इसके बाद का स्टेप क्या होगा, और सारे लोग एक ही तरीके से तैयार हों। क्योंकि इस तरह की संकट की घड़ी में लोग कंफ्यूज ना रहें कि अब क्या करना है और कैसे करना है। इससे काफ़ी अफरा तफरी मचती है, लेकिन इससे बचाव के प्रयासों को कहीं ना कहीं कमजोरी मिलती है, ना कि बचाव के प्रयासों को बल मिलता है। तो ये वाला पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि एक संस्थागत तरीके से काम किया जाए, एक प्रणालीगत तरीके से काम किया जाए। फिर यह कहा गया कि जिला स्तर पर जब हम बात करते हैं तो जिला स्तर पर जिस भी आपदा को लेकर के संभावना या जोखिम ज़्यादा है, तो जिला और स्थानीय स्तर पर उसको लेकर के हमारे क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल होंगे। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल से मतलब है कि किसी आपदा की स्थिति में क्या करना है, उस हिसाब से लोगों को प्रशिक्षण देना, उस हिसाब से पूरी तैयारी, दिशा निर्देश बनाना, ये सारे काम रहेंगे। और इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि ये दिशा निर्देश हमेशा के लिए एक ही नहीं रहेंगे। समय के साथ, अनुभवों के साथ ये दिशा निर्देश जो हैं वो चेंज होते रहेंगे। समय और अनुभव के साथ दिशा निर्देशों को हम कहीं ना कहीं अपडेट करते रहेंगे। फिर ये कहा गया कि आपदा के प्रभावों से बचाव के लिए ये जरूरी है कि सुरक्षित संरचनाओं को प्रमोट किया जाए, और जो आधारभूत संरचनाएं हैं
जैसे कि रोड हो गया, जैसे कि बिजली की आपूर्ति हो गई, टेलीकॉम सुविधाओं की आपूर्ति हो गई, अस्पताल हो गए, स्कूल हो गए, इन सारी आधारभूत संरचनाओं को इस तरह से बनाया जाए कि वो किसी आपदा की स्थिति में भी अपने आप को बचाए रखें, ताकि राहत और बचाव के कार्य को अच्छे से कराया जा सके। कई बार क्या होता है कि आधारभूत संरचना मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी इतनी बुरी होती है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी पर आप रिलाई ही नहीं कर सकते। कोई अगर बड़ी दुर्घटना हुई, कोई बड़ा भूकंप आया, तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह हो गया। अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाए तो आप ऐसे सोचिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने के बाद वहां पर राहत और बचाव के लोग कैसे पहुंचेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। और यहां तक कि पॉलिसी में यह भी बात कही गई है कि स्थानीय लोगों को कंस्ट्रक्शन के बारे में भी बताना होगा कि इस डिजास्टर के खतरों को ध्यान में रखते हुए आप कैसे अपने घरों का निर्माण करें, किस तरह से कंस्ट्रक्ट करें ताकि चीज़ें आपके लिए सुरक्षित रहें। तो ये सारी चीज़ें हमारी राष्ट्रीय पॉलिसी का हिस्सा बनती हैं। और एक तरह से ये गवर्नमेंट और स्थानीय समुदाय और गवर्नमेंट के हर स्तर की एजेंसियों को जोड़ते हुए बनाई गई एक राष्ट्रीय नीति है। समय समय पर इसमें जो ज़रूरत हुई उसका चेंज भी किया गया है। 2015 के बाद 2 चेंजेस किए गए, और वो चेंजेस क्यों किए गए उसका कारण भी मैंने आपको बता ही दिया है। एक तो 2016 में ही हमने जो नेशनल प्लान फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको हम NDMP कहते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, तो उसको अपनाया। और 1 साल पहले हमने जो अपनाया था वो था ह्योगो का एक्शन प्लान। तो उसके मद्देनज़र इसमें जो चेंजेस करने की ज़रूरत थी वो चेंज भी हमने किए। तो इस तरह से हमारी नेशनल पॉलिसी बनी है। अब चूंकि हमारी नेशनल पॉलिसी काफ़ी पुरानी है और नेशनल पॉलिसी में जो लास्ट बदलाव भी आया था वो आज से 8 साल पहले आया था, तो मुझे लगता नहीं है कि नेशनल पॉलिसी पर अकेला कोई क्वेश्चन बनाएगा। लेकिन नेशनल पॉलिसी को क्वेश्चन का एक हिस्सा बनाते हुए इसमें कुछ और चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। अब जैसे आपदा पूर्व तैयारी, आपदा प्रभावों के शमन पर आपका मेन सवाल होगा, और उससे जुड़ी हुई नेशनल पॉलिसी का एक जिक्र आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको नेशनल पॉलिसी का पता होना जरूरी है। और पीटी में बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी कि नेशनल पॉलिसी हमारे पास है कि नहीं, आपदा प्रबंधन का है तो ये किन चीज़ों पर बल देता है वगैरह। चलिए, अब हम लोग आते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान पर अब आते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, ये योजना लाई गई है 2016 में। ठीक है, तो ये योजना है 2016 की। 2016 क्यों? क्योंकि 2015 में सेंडाई फ्रेमवर्क के अपनाए जाने के बाद की कार्य योजना। और ये जो है SF की एक आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, इट इज रिक्वायर्ड बाय
SF. SF is Sendai Framework. It is required by Sendai Framework. तो सेंडाई फ्रेमवर्क कहता है कि जब भी कोई देश सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में लाई गया एक फ्रेमवर्क है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ने एक कॉन्फ्रेंस की डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर, और इस कॉन्फ्रेंस, जो पिछला कॉन्फ्रेंस था वो ह्योगो में हुआ था और ये सेंडाई में हुआ, दोनों जापान में है। तो इस कॉन्फ्रेंस में जब कंट्रीज ने सेंडाई फ्रेमवर्क पर सिग्नेचर किया और कंट्रीज ने ये कमिट किया कि हम सेंडाई फ्रेमवर्क को अडॉप्ट कर रहे हैं, इन कंट्रीज से ये एक्सपेक्टेड है कि ये अपने कंट्री में जा कर के लोकल लेवल पर, मतलब अपने कंट्री के लेवल पर एक प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे। क्योंकि फ्रेमवर्क तो अब बन गया है, लेकिन इस फ्रेमवर्क के जो हमारे 7 गोल्स हैं, इन 7 गोल को पूरा करने के लिए कंट्री कैसे अपना एक्शन प्लान लेगी। तो इसके लिए हमने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। 2015 में सेंडाई फ्रेमवर्क अपनाया जाता है और 2016 में हमारा नेशनल एक्शन प्लान रेडी हो गया। इसको शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, NDMP। तो अब देखिए, NPDM मतलब कि नेशनल पॉलिसी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, NDMP का मतलब है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम। सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, रिया, उस पर हम आएंगे, हमारा अगला टॉपिक सेंडाई फ्रेमवर्क ही है। आई जस्ट होप कि आज हमें क्लास में टाइम इतना मिले कि हम लोग सेंडाई फ्रेमवर्क भी आज ही कर लें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा NDMP। NDMP। चलिए, और इसमें एक पॉइंट हमें जोड़ देना है कि 2019 में इसको अपडेट किया गया है। ठीक है, 2016 में अपनाया गया और 2019 में इसको अपडेट किया गया। चलो, अब हम लोग चीज़ों को समझते हैं और फ्लो चार्ट में ही लिखते हैं, क्योंकि डिक्टेशन में मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ें छूट रही थी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये बनाया क्यों गया है, हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान है। तो सबसे पहले कि इंडिया को डिजास्टर रिजिलियंट बनाना है। डिजास्टर रिजिलियंट का मतलब होता है कि किसी भी डिजास्टर का प्रभाव को कम से कम रखा जाए, इंडिया डिजास्टर के प्रति अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके। और दूसरा कि डिजास्टर का जो रिस्क और डिजास्टर का जो इफेक्ट है उसको इंडिया मिनिमाइज कर सके। तो इसके ये दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं कि इंडिया को डिजास्टर्स के प्रति, ठीक है, इंडिया को डिजास्टर के प्रति एक दृढ़ कंट्री बनाना है, एक रेजिलियंट कंट्री बनाना है, और डिजास्टर के जोखिम को कम करना है, डिजास्टर के प्रभावों का न्यूनीकरण होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये 2-3 ऑब्जेक्टिव हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के हैं। अब सवाल उठता है कि कैसे इसमें हमने काम करने का सोचा है। तो 6 ऐसे थीमेटिक एरिया हैं, ऐसे 6 थीम हैं जो इस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में शामिल हैं। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है डिजास्टर रेजिलियंस, मतलब आपदाओं के लिए
प्रतिरोधी क्षमता का विकास। दूसरा है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। आपदा जोखिम का न्यूनीकरण। और इफेक्टिव मिटिगेशन, कि हम चाहे जो कर लें, और ये बात कई बार इस क्लास में हो गई है, हम चाहे जो कर लें खतरे की घटनाएं होती रहेंगी। अब जैसे कल दोपहर में दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए, है ना, तो वो था पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का भूकंप, लेकिन भूकंप के झटके दिल्ली तक महसूस किए गए। तो खतरे की घटनाएं तो होंगी, लेकिन खतरे के प्रभावों को आप कैसे कम कर सकें, उसी को हम शमन कहते हैं। तो प्रभावी शमन, ये तीन इसके मूल उद्देश्य हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ से हट गया स्क्रीन से कि आप लोग इसको लिख लें। ये हो गया आप लोगों का? चलिए, ये मुख्य कार्य क्षेत्र, 6 थीमेटिक एरियाज। सबसे पहला है डीएम को नियोजन की मुख्य धारा से जोड़ना और संस्थागत क्षमता विकास। इसको लिख देता हूं, फिर आपको समझा देता हूं। मेन स्ट्रीमिंग डीएम विद प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग। इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी बिल्डिंग। अब इसको हम लोग जरा समझें कि ये क्या होता है मेन स्ट्रीमिंग। तो पहले क्या था और आज का सिस्टम क्या है उसको समझते हैं। पहले जो एक अप्रोच होता था वो ये था कि शिक्षा मंत्रालय हमेशा शिक्षा की चिंता करेगा, उद्योग मंत्रालय हमेशा उद्योग की चिंता करेगा, जो हमारा परमाणु ऊर्जा विभाग है वो सिर्फ परमाणु ऊर्जा पर फोकस करेगा, जो रेल मंत्रालय है वो रेलवे नेटवर्क को बढ़ाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा प्रभावी तरीके से ट्रेन और मालगाड़ियों को चलाएगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय नागरिक उड्डयन के सेक्टर को बढ़ावा देगा वगैरह। लेकिन आज की डेट में ये कहा जाता है कि हर मंत्रालय को, हर डिपार्टमेंट को डिजास्टर का उसके मंत्रालय के एक्टिविटीज से जहाँ जहाँ डिजास्टर के तार जुड़ते हैं उनके मंत्रालय के दायरे में आने वाली चीज़ों में जहाँ भी डिजास्टर का प्रभाव पड़ सकता है वो अपने प्लान में ही उसको जोड़ लें। मतलब जो प्लानिंग की जो मुख्य धारा है जो किसी भी मंत्रालय या किसी भी विभाग के द्वारा चलाई जा रही है, उस प्लानिंग की मुख्य धारा में आपको डिजास्टर का
सोचना पड़ेगा। मतलब कि डिजास्टर का मैनेजमेंट या डिजास्टर का समन किसी अलग विभाग का काम नहीं है। डिजास्टर का मैनेजमेंट पूरी तरह से उसी विभाग का काम है जो दूसरे प्रोजेक्टों को चला रहा है। एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं और इससे आप समझ जाएंगे। अगर रेलवे चला रहा है पूरे के पूरे रेलवे नेटवर्क को, तो क्या इस रेलवे नेटवर्क को इतना सुरक्षित करना और रेलवे दुर्घटनाओं को बचाने की जिम्मेदारी रेलवे की नहीं होनी चाहिए? क्या यह जरूरी है कि रेलवे दुर्घटनाओं को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण करेगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करेगा? एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कितने अलग अलग टेक्निकल क्षमताओं का विकास करेगा कि वो प्लेन जो उड़ रहे हैं आकाश में उन पर भी ध्यान रखेगा, जो ट्रेन चल रही है रोड पर उन पर भी ध्यान रखेगा, जितने सारे उद्योग चल रहे हैं उन पर भी ध्यान रखेगा। तो बेसिकली क्या है कि जिसका है प्रोजेक्ट वो इस प्रोजेक्ट की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगा, और अगर कोई प्राकृतिक आपदा उस प्रोजेक्ट को प्रभावित करती है तो उस प्राकृतिक आपदा वाली बात को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट को डिजाइन किया जाएगा। इसी को हम कहते हैं कि नियोजन के, प्लानिंग के मुख्य धारा के साथ आपदा प्रबंधन की बात को जोड़ दी जाए, मुख्य धारा इसको कहते हैं। दूसरी बात क्या है कि मंत्रालय या विभाग अपने अपने अंडर में इस तरह से संस्थागत क्षमता विकास करें कि रेलवे मिनिस्ट्री पूरी तरह से तैयार हो किसी भी तरह के रेल दुर्घटना से निपटने के लिए। उसको एनडीएमए की सहायता कम से कम लेनी पड़े। तो ये हम कहते हैं कि अपने मंत्रालय या अपने विभाग में आप एक संस्थागत तरीके से क्षमता का विकास करें। सोसाइटी और गवर्नमेंट दोनों का है, लेकिन जो प्लानिंग होती है देश की या बड़े प्रोजेक्टों की, तो आप खुद सोच के देखिए कि प्लानिंग करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकारी विभागों की होती है। तो सरकारी विभाग जो प्लान करेंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो इन्हीं प्लानिंग में हमें डिजास्टर मैनेजमेंट के भी पहलू को जोड़ना पड़ेगा। ओके, अब हम दूसरा आते हैं और दूसरा है क्षमता विकास। क्षमता विकास कैपेसिटी डेवलपमेंट। और जब हम कैपेसिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो दो बातें करते हैं। पहला हम करते हैं मल्टी लेवल, बहुस्तरीय। मतलब ऐसे देखिए, अगर यहां देखें तो मंत्रालय, विभाग, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय समुदाय, दैट इज मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल कम्युनिटी। और दूसरा जो है इसका पार्ट वो है बहुआयामी। मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल से हमारा मतलब है कि वल्नरेबिलिटी को कम करना,
जागरूकता, दैट मीन्स अवेयरनेस, ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण, कोऑर्डिनेशन मतलब कि समन्वयन, एक्सेट्रा। अभी भी बहुत सारे आयाम हैं। इसका मतलब क्या है कि जब हम क्षमता विकास की बात करते हैं तो स्थानीय लेवल पे जो वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं, सोसाइटी के लेवल पे हो सकती हैं, इकोनॉमी के लेवल पे जो वल्नरेबिलिटी हो सकती हैं, तो कैसे उन वल्नरेबिलिटीज को कम कर लिया जाए और कैसे और भी दूसरे क्षमताओं का विकास हो, लोगों के बीच जागरूकता, जोखिम के प्रति उनकी एक समझ विकसित करना, फिर कैसे हम डिजास्टर के पहले की तैयारी करें, डिजास्टर के दौरान क्या हमारा एक्शन हो, वो सब को लेकर के एक प्रशिक्षण, और एजेंसी और स्थानीय समुदायों के बीच, एजेंसी और दूसरी एजेंसियों के बीच में कैसे समन्वयन स्थापित किया जाए, ये सब के सब आते हैं हमारी क्षमता विकास के दायरे में, कैपेसिटी बिल्डिंग के दायरे में या कैपेसिटी डेवलपमेंट के दायरे में। इसके बाद जो तीसरा है वो है प्रमोटिंग पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस। पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस का मतलब है कि लोगों की भागीदारी इसमें जोड़ी जाए, कॉरपोरेटों की भागीदारी जोड़ी जाए, एनजीओ की भागीदारी जोड़ी जाए। सिर्फ सरकारी डिपार्टमेंट और सरकारी एजेंसियों से बात नहीं, वो तो रहेंगे ही, वो तो बैकबोन बनाते हैं, क्योंकि हमारा सेंदाई फ्रेमवर्क, जो कि आज हम नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन कल करेंगे, तो आप देखेंगे कि सेंदाई फ्रेमवर्क भी कहता है कि आपदा जोखिम के न्यूनीकरण में जो सबसे पहली भूमिका होती है वो हमेशा सरकार की होती है। ठीक है, लेकिन वो भी कहते हैं कि भागीदारी का अप्रोच तो होना ही चाहिए। तो जो हमारा तीसरा है वो है पार्टिसिपेटरी अप्रोच। भागीदारी करने का अप्रोच या दृष्टिकोण। इसमें अगर आप देखें, इसमें शीर्षस्थ एजेंसियां आ जाएंगी, मतलब कि एपेक्स ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगे, एपेक्स ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आ गई, इसके बाद नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स आ गया, फिर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आ गई और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स आ गया। लेकिन फिर आएंगी स्थानीय एजेंसियां। लोकल एजेंसीज। स्थानीय एजेंसियों की बात कर लें तो सबसे पहले तो आएगा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी, इसके बाद आएगा स्थानीय पुलिस, स्थानीय स्वास्थ्य सेवाएं, स्थानीय अग्नि शमन सेवाएं,
ये हो गई स्थानीय एजेंसियां। साथ साथ अगर हम देखते हैं तो कॉरपोरेट सेक्टर, बड़ी कंपनियां, उनको जोड़ा जाए, क्योंकि इन बड़ी कंपनियों में आपदा का जोखिम भी ज़्यादा होता है। प्लस इन बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी भी होती है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये संसाधनों को कुछ हद तक उपलब्ध कराएं, तो उनको जोड़ा जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो है एनजीओ को जोड़ा जाएगा, लोकल कम्युनिटी को जोड़ा जाएगा, तो इन सबों को जोड़ा जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं भागीदारी का अप्रोच। क्लियर है? चलो, चौथा है जनप्रतिनिधियों भागीदारी। पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इनको दी गई है स्थानीय समन्वयन, केंद्रीय जिम्मेदारी। दूसरे शब्दों में कि कभी भी कोई आपदा की स्थिति उत्पन्न होती है, तो जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायत के स्तर पर चुने गए हों या विधायक हो या वहाँ के सांसद हों, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये जो बहुउद्देशीय बहुआयामी जो कोऑर्डिनेशन है उसमें वो केंद्रीय भूमिका निभाएं। क्योंकि इस केंद्रीय भूमिका को निभाने से क्या होगा कि सारे लोग एक साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और प्लस क्या है, चूंकि वो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो लोगों के बीच भी उनकी जो पहुंच होगी वो सामान्य रूप से दूसरे लोगों की नहीं होगी। बहुत सारी एजेंसियां तो ऐसी स्थिति में बाहर से आएंगी, तो जो एजेंसियां बाहर से आई, पक्के तौर पर उन एजेंसियों को तो लोकल प्रथाओं का, लोकल लोगों का पता ही नहीं है। लेकिन जो चुने हुए हैं पंचायत के स्तर पर विधायक या यहाँ तक कि सांसद, वो लोकल लोगों के टच में है, तो वो लोकल लोगों को और सरकारी एजेंसियों को बखूबी जोड़ने का काम कर सकते हैं। इसीलिए इनको केंद्रीय जिम्मेदारी सौंपी गई है यहाँ पर। क्लियर? इसके बाद हम आ जाते हैं कि यहाँ पे जो पांचवा हमारा थीम है वो है ग्रीवांस रिड्रेसल। शिकायतों के निपटान की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप काम करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि आपदा के पहले या आपदा जब हो रही है उस समय या उसके बाद में स्थानीय लोगों की बहुत शिकायतें हो सकती हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट पहाड़ी इलाके में प्रोजेक्ट अब अप्रूव हो गया है,
लेकिन प्रोजेक्ट जिस तरीके से अप्रूव हुआ था और प्रोजेक्ट जिस तरीके से चलाया जा रहा है, दोनों में अंतर है। प्रोजेक्ट जब अप्रूव हुआ था तो पहाड़ों की जिस पैमाने पर कटाई की बात सोची गई थी या जिस तरह से सरकारी एजेंसियों को बताया गया था कि प्रोजेक्ट ऐसे चलेगा, अब होता क्या है कि प्रोजेक्ट उससे ज़्यादा पहाड़ों की कटाई कर रहा है। कभी कोई आपदा आई नहीं है, लेकिन क्या है कि अब जिस तरह से वो काम हो रहा है वहां पर लैंडस्लाइड का रिस्क बढ़ता जा रहा है। अब चूंकि लैंडस्लाइड का रिस्क बढ़ता जा रहा है, लोग उसकी शिकायत तो करें कि यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी चल रही है और यहाँ पर लैंडस्लाइड का रिस्क बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जब हम चीज़ों को देखते हैं ना, तब हम उसको कहते हैं कि हाँ, शिकायतों का आपदा पूर्व एक तंत्र होना चाहिए। आपदा के दौरान कहाँ पर राहत और बचाव बचाव की टीम पहुंची, कहाँ पे नहीं पहुंची, तो या प्रभावी तरीके से काम कर रही थी या नहीं कर रही थी, उस पर भी जुड़ी हुई शिकायतें हो सकती हैं। क्षमता विकास के दौरान काम कितने प्रभावी तरीके से हो सकता है, उस पर शिकायतें हो सकती हैं। डिजास्टर के बाद राहत और पुनर्वास का कार्यक्रम कैसा चल रहा है, उस पर भी शिकायतें हो सकती हैं। तो कोई भी तंत्र में शिकायतों के निपटान का एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। और लास्टली क्या है, टू प्रमोट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, गुणवत्ता के मानकों को बढ़ावा देना, ताकि चाहे वो बिल्डिंग की क्वालिटी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी हो, तो उनके मानकों को स्थापित करना और उन मानकों को प्राप्त करने की संस्कृति को बढ़ावा देना। और इससे जुड़े हुए सर्टिफिकेट आप दें, और जिन लोगों को लगता है कि नहीं, उनको किसी तरह का सम्मान मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए, तो वो भी है। तो हमारा छठा क्या है? promoting quality standards and certifications and awards। इससे लोगों को काफी इनका मनोबल बढ़ता है। ठीक है, गुणवत्ता मानकों, प्रमाणन और सम्मान या संस्कृति को बढ़ावा। अब ऐसे समझिए कि एक बार गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो भी नई बिल्डिंग बनेंगी इस गुणवत्ता की बनेंगी, इस तरह से आपदा रोधी वहां पर सुविधाओं का विकास किया जाएगा। अब जो बिल्डिंग नया उस तरीके से बना, क्यों ना उस बिल्डिंग को हम सर्टिफाई करें, प्रमाणित करें कि हाँ, ये उसी स्तर पे बना है। क्यों ना उस बिल्डिंग को बनाने वाले को हम पुरस्कृत करें या सार्वजनिक रूप से सम्मानित करें। इससे क्या होगा कि लोगों के बीच इस तरह के काम को प्रोत्साहन मिलेगा। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है, क्योंकि आगे जाकर के जो हमारा जो भी डेवलपमेंट हो, वो कम से कम एक डिजास्टर रिजिलियंट डेवलपमेंट हो। तो ये हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के 6 थीमेटिक एरियाज ऑफ एक्शन है, जहाँ पर ये काम कर रहा है। और इनको इस तरह से क्यों किया गया है, क्योंकि सेंडाई फ्रेमवर्क जो आप कल पढ़ेंगे, और सेंडाई फ्रेमवर्क के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी कुछ इसी तर्ज पर, ठीक है, उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी कुछ इसी तर्ज पर चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो, सेंडाई फ्रेमवर्क हो, तो उन सब में इस तरह की चीज़ों की बात की गई है। तो इसीलिए हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को अब इस तरीके से बनाया गया है। तो आज बस इतना ही आप लोगों के लिए। कल मिलते हैं और आज शाम तक आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। गुड बाय एवरीवन, कल मिलते हैं 11 बजे।